जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लेक स्नाइडर्स बीट शीट। ब्लेक स्नाइडर ने एक किताब लिखी थी सेव द कैट, जो कि बहुत बड़ी बेस्ट सेलर हो गई थी और उसकी वजह से उनको काफ़ी काम भी मिलने लगा था और वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी फ़िल्में देखी, उन पे रिसर्च करी। शायद 25 या 30 फ़िल्म्स उन्होंने देखी थी और उसके बाद उन्होंने उस पे रिसर्च की, उनका एक पैटर्न निकाला और उस पैटर्न के बेस पे उन्होंने वो किताब लिखी थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी उसी जैसी, सेव द कैट अगेन, ऐसा कुछ करके नाम था, मैं नाम भूल गया उस किताब का। बट एनीवेज़ वो किताब उतनी रेलेवेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसका मेंशन ज़्यादा नहीं किया है यहाँ पे। सेव द कैट बहुत रेलेवेंट है। और उस किताब में उन्होंने 50 फ़िल्म्स का एनालिसिस किया था और उसके बाद उस किताब को निकाला था, जिसमें उनके काफ़ी असिस्टेंट्स थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। अब इन किताबों का जो क्रिटिसिज़्म है वो ये है कि आप कौन-सी फ़िल्में चूज़ करते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप एक ही जैसी फ़िल्में चूज़ करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पैटर्न भी एक जैसा ही मिलेगा, तो फ़िल्म एक जैसी ही बनेगी। बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसके स्ट्रक्चर्स अलग-अलग तरीके के होते हैं, जिनमें अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, तो आप हर फ़िल्म को तो एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो जो भी फ़िल्म आप चूज़ करोगे, बेस्ड ऑन दैट आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रक्चर हर फ़िल्म में यूज़ हो सकता है। बट एनीवेज़ ये स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत जल्दी कोई फ़िल्म लिखनी है, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पॉइंट्स फिल कर सकते हो और अपनी स्क्रीन प्ले बहुत जल्दी लिख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले जो दुनिया में वर्क करते हैं वो हमेशा इसी तरीके के होते हैं, जिसमें प्रोग्रेशन होता है, कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, अपने गोल को एक्वायर करता है और अपनी जगह वापस लौटता है, जैसा कि मैंने हीरोज जर्नी में बताया था। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ हीरोज जर्नी से मिलता जुलता ही है, पर थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बाद आपके पास कुछ और जानने के लिए नहीं बचेगा। ये भी एक हॉलीवुड स्ट्रक्चर है और मैंने अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल में देखा था कि एक कमेंट आया था जिसमें वो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं कि आप हिंदी फ़िल्मों के रेफ़रेंसेस क्यों नहीं दे रहे हो? मैं हिंदी फ़िल्मों के रेफ़रेंसेस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूएस की फ़िल्मों को लेके ही लिखे गए हैं। हालाँकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है, पर उस कॉन्सेप्ट को अलग तरह से तोड़-मरोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर आप मेमेंटो देखोगे क्रिस्टोफर नोलान की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है और जो गजनी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत डिफ़रेंस है। अब जो मेजर डिफरेंस है, जो मैंने फ़ील किया है इन सारी फ़िल्मों में होता है, वो ये होता है कि इंडियन ऑडियंस को इमोशंस बहुत पसंद हैं, रिलेशंस बहुत पसंद हैं। तो जब भी आप कोई स्टोरी दिखाते हो, तो उसमें आप हाई कॉन्सेप्ट कैरेक्टर्स को नहीं दिखाते हो। हाई कॉन्सेप्ट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके बैकग्राउंड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। अब यूएस की ऑडियंस और यूरोप की ऑडियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आते हैं। बट जब कोई इंडियन ऑडियंस फ़िल्म देखने जाती है, तो वो उस फ़िल्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो उन कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो उस स्टोरी से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उनको एक बैक स्टोरी चाहिए होती है, उनको एक इमोशंस चाहिए होते हैं। जैसा कि केजीएफ में भी है, माँ का एंगल, अगर आप माँ का एंगल आप केजीएफ से निकाल दो, तो वो एक डल सी फ़िल्म है जिसमें सिर्फ़ एक्शन है और कुछ नहीं है। लव स्टोरी भी उसकी बहुत डल है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ़ माँ का एंगल है जो आपको आँखों में आँसू लेके आ जाता है और वही चीज़ बार-बार उसमें रिपीट की जाती है, वरना वो सिर्फ़ एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें एक आदमी लगातार फाइट कर रहा है। तो इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन फ़िल्म्स में। एनीवेज़ मूव ऑन करते हैं। Blake Snyder said that all stories are about transformations, so he wanted a beat sheet that reflected that. अब जो स्क्रीन प्ले आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द बार-बार आएगा बीट करके। बीट का मतलब और कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ एक पॉज़ होता है। 1 सेकंड के पॉज़ को नॉर्मली बीट कहा जाता है और जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट का पैटर्न ब्रेक होता है, उसको भी बीट कह सकते हैं। जैसे कि एक सीन खत्म हुआ और अब उस सीन से आप दूसरे सीन पे जा रहे हो, तो आप उसको कहोगे कि वहाँ पे बीट था, उसके बाद वो सीन चेंज हो गया। वो चेंज ऐसे नहीं होगा कि अगर वो आदमी सब्ज़ी खरीदने जा रहा है, तो सब्ज़ी खरीद के वापस अपने घर आ गया। नहीं, उसको हम बीट नहीं कहेंगे, वो एक कंटीन्यूअस सीन होगा। अगर वो आदमी सब्ज़ी सब्ज़ी खरीद रहा है और हम फिर दिखाते हैं कि आईपीएस ऑफ़िसर पुलिस स्टेशन में जॉइनिंग कर रहा है, तो वो 2 अलग बीट्स हुई। तो बीट्स को 2 अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कई बार डायलॉग्स जो होते हैं, उसमें हम लोग अ बीट डालते हैं पैरेंथेसिस में, जस्ट टू से कि वहाँ पे एक्टर ने पॉज़ लिया है। और बीट शीट ये भी है कि हर एक सीन में क्या हो रहा है, इस सीन के बाद क्या होगा, उसको भी हम लोग बीट शीट कहते हैं। सो ही वांटेड अ बीट शीट दैट रिफ्लेक्टेड दैट। लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ हिज बीट्स एंड पिंग ऑन एग्जैक्टली व्हाट दे मीन एंड रिफ्लेक्ट इन योर स्टोरी। These are based on the idea that you are writing a 110-page screenplay. The number after the heading is where you theoretically should be within the page count of your story when you hit this juncture. नॉर्मली स्क्रीन प्ले जो होता है वो 90 टू 100 पेजेस के बीच में होता है, उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो फ़िल्म ज़्यादा ही लंबी बनती है, जितने भी पेज आप लिखोगे फ़िल्म उतने पेजों से लंबी ही बनती है, क्योंकि बहुत सारे डिले होते हैं, एक्टर्स पॉजेज़ लेते हैं, सीन्स में मूवमेंट होता है। सारी चीज़ें आप स्क्रीन प्ले में नहीं डाल सकते, पर जितना कंसाइज़ आप उसको लिखोगे, आप ये समझ लो कि आप अगर
90 टू 110 मिनट की फ़िल्म लिखते हो व्हिच इज़ नियर अबाउट डेढ़ घंटा या 1 घंटा 40 मिनट की फ़िल्म लिखते हो, तो वो एटलीस्ट 2 घंटा, ढाई घंटा जाएगी। और डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि आपकी राइटिंग स्टाइल कैसा है। कई बार लोग डायलॉग बहुत ज़्यादा लिखते हैं जो कि बहुत स्पेस ले लेता है स्क्रीन प्ले में, और कई बार लोग डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लिखते हैं, जो स्पेस तो लेता है पर उसमें ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा है कि कई बार वो मैटर नहीं करता है, तो वो उतना यूज़ नहीं होता है। पर वो कई बार डायरेक्टर अपने या बाकी क्रू के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, फिर भी आपको लिखनी पड़ती हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो, पर कई बार आप बहुत लंबा कर देते हो उसको, या सेट पे किसी कारण से वो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो नॉर्मली अगर आप 90 से 120 पेज तक की स्क्रिप्ट लिखोगे, 110 भी नहीं, 120 पेज के बीच में अपनी स्क्रीन प्ले लिखोगे, तो नॉर्मली 2 घंटे, ढाई घंटे की फ़िल्म आराम से उसमें बन जाएगी। एक्ट 1, एक्ट 2 ए, 2 बी, एक्ट 3। तो ब्लेक स्नाइडर ने एक्ट्स को, जो मिडल एक्ट है, एक्ट 2 जो कि सबसे लंबा होता है, ऐसा कहते हैं कि एक्ट 1 30% होता है। एक्ट 2 जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, वो अराउंड 60% होता है, और एक्ट 3 जो होता है वो 20% होता है, व्हिच अमाउंट्स टू 100% ऑफ द स्टोरी। सो एक्ट 2 जो होता है वो सबसे लंबा होता है। एक्ट 1 आपका 20% हो सकता है, एक्ट 3 आपका 30% हो सकता है। ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पर एक्ट 2 आपका सबसे लंबा होता है। उसमें ही मैक्सिमम इवेंट्स हो रहे होते हैं, और कई बार वो ही पार्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। शुरुआत सबसे इंटरेस्टिंग होती है, एंड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वही देखने के बाद ऑडियंस हॉल से बाहर निकलने वाली है। बट एक्ट 2 कई बार बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो ही सारी कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिशमेंट कर रहा होता है, और वही लीड करता है आपके एक्ट 3 के लिए। तो जितना अच्छा आप एक्ट 2 बनाओगे, उतना अच्छा आपका एक्ट 3 होगा। कई बार एक्ट 2 बोरिंग हो जाता है, लेंथी हो जाता है, पर इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ अगर आपका एक्ट 3 बहुत अच्छा है, तो एक्ट 2 को लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि कंतारा में हुआ, शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग थी, बीच में डल हो गई थी, उसके बाद एंड इतना भयानक था कि आप सब कुछ भूल जाते हो, और आप फ़िल्म को तारीफ़ करते हुए निकलते हो। तो इसमें जो चीज़ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जो एक्चुअल बीट शीट पॉइंटर्स हैं, ओपनिंग इमेज, सेटअप, थीम स्टेटेड, कैटलिस्ट, डिबेट, ब्रेक इंटू टू, चूजिंग एक्ट 2, बी स्टोरी, द प्रॉमिस ऑफ द प्रेमाइस, मिड पॉइंट, बैड गाइज क्लोज इन, ऑल इज लॉस्ट, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ब्रेक इंटू 3, चूजिंग एक्ट 3, फाइनल, फाइनल इमेज। बल्कि इसको फाइनल की तरह नहीं रीड करेंगे, फिनाले एंड फाइनल इमेज, इस तरह से रीड करेंगे। सबसे पहली चीज पे आते हैं, पॉइंटर जो है बीट शीट का, वो है ओपनिंग इमेज। A visual that represents the struggle and tone of the story, a snapshot of the main character's problem before the adventure begins. अब इसमें मैंने मुन्ना भाई का थोड़ा रेफरेंस लिया है। मुन्ना भाई का अगर आप ओपनिंग सीन देखोगे, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी जॉगिंग कर रहा है। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है, तो एक बार यूट्यूब पे इसको वीडियो को रोक के एक बार उसका ओपनिंग सीन देख लो मुन्ना भाई का। उसमें एक आदमी जॉगिंग कर रहा होता है, और सर्किट आता है और उसको गोली मारने की कोशिश करता है, और वो घबरा जाता है, और वो एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है जो कि संजय दत्त होता है, और संजय दत्त से कहता है गाड़ी भगाओ, वो आदमी मुझे मारने वाला है। अब संजय दत्त गाड़ी भगाता है, पर आगे जाके उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और क्योंकि रोड पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो संजय दत्त भागता है, उससे कहता है भागने को, पर क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है कि जब आदमी बचना चाहता है तो वो अकेले नहीं होना चाहता है, तो वो उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे ही भागता है, और सर्किट उन दोनों के पीछे होता है, गोलियाँ चला रहा होता है। एंड में भागते-भागते संजय दत्त अपने डेन में आ जाता है, और उस आदमी को भी अंदर बंद कर लेता है, और हमें पता चलता है कि सर्किट एक्चुअली कोई बहुत मेजर गुंडा नहीं है, मेन गुंडा तो संजय दत्त है, जो उसको वहाँ तक लेके आया था। तो यहाँ से आपके सारे कैरेक्टर्स रिवील हो जाते हैं, और पहले सीन में अगर आप देखोगे तो सारे कैरेक्टर्स आपको रिवील हो जाते हैं कि मुन्ना भाई गैंगस्टर है, सर्किट उसका हेंचमैन है, और ये लोग इस तरह के किडनैपिंग के केसेस करते रहते हैं। तो इनका कैरेक्टर यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है, और आपको समझ में आता है कि फ़िल्म ऐसे ही कुछ होने वाली है। सेटअप, expand on the before snapshot, present the main character's world as it is and what is missing in their life. The best part about मुन्ना भाई is that कि उसमें ट्विस्ट बहुत सारे हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही होती है, किडनैपिंग होती है, ऐसा वैसा होता है, उसी बीच पता चलता है कि संजय दत्त के फादर सुनील दत्त गाँव से आ रहे हैं, और सुनील दत्त को संजय दत्त ने झूठ बोला हुआ है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और हर साल वो ये झूठ सेलिब्रेट करता है अपने फादर के साथ, और अपने जो डेन है उसको हॉस्पिटल बना देता है, और वहाँ पे वो काम करता रहता है। तो फिर से सारा सेटअप लगाया जाता है, और जो किडनैप करके लाए थे जिनको, उनको मरीज बना दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें एक्सपैंड होनी शुरू होती है। अब यहाँ से आपकी मेन फ़िल्म शुरू होती है। पहले कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिए, अब आपका बेसिक प्रेमाइस एस्टैब्लिश हो रहा है कि मेन वो क्या कर रहा था, क्योंकि यही जो प्रॉब्लम है जो संजय दत्त की है, यही आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगी। थीम स्टेटेड happens during the setup. What your story is about, the message, the truth. Usually it is spoken to the main character or in the presence, but they don't understand the truth, not until they have some personal experience and context to support it. अब संजय दत्त
डिसाइड करता है कि मैं डॉक्टर का नाटक करूँगा, वो नाटक कर रहा होता है, सक्सेसफुली हो भी रहा होता है, पर सुनील दत्त और उसकी माँ को उसकी शादी करनी होती है और कोइंसिडेंटली वो डॉक्टर अस्थाना से मिल लेते हैं और डॉक्टर अस्थाना उन्हें अपने घर पे बुलाता है, जहाँ पे वो मुन्ना भाई की फ़ोटो दिखाते हैं और मुन्ना भाई की फ़ोटो देख के घर की नौकरानी ये कहती है कि ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, जहाँ से उसके फादर को ये पता चलता है कि भैया ये तो बहुत बड़ा गुंडा है और अस्थाना उनको अपने घर बुला के बेइज़्ज़त करता है, जैसे सुनील दत्त की बहुत बेइज़्ज़ती हो जाती है और आपने अ, अभी अतुल सुभाष का केस देखा होगा जिसमें सुसाइड हुआ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी लड़के के लिए, किसी भी मर्द के लिए अपनी बेइज़्ज़ती उतनी मैटर नहीं करती जितनी अपने फादर की बेइज़्ज़ती मैटर करती है। अपनी बेइज़्ज़ती को तो कोई भी लड़का एक बार को सह लेगा, पर अपने फादर की बेइज़्ज़ती को कभी नहीं सहेगा। जिसका एग्ज़ाम्पल हमने बार-बार लाइफ़ में देखा है और हम खुद पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो संजय दत्त को अगर लोगों ने बेइज़्ज़त किया होता, जो कि किया भी होगा, गुंडा है वो, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा। पर जो उसके फादर की बेइज़्ज़ती हुई, जिनके लिए वो सब कर रहा था, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए वो एक पर्सनल जर्नी पे निकल जाता है उस डॉक्टर अस्थाना जिसने ये चीज़ तोड़ी है, उससे बदला लेने के लिए। कैटलिस्ट, द मोमेंट वेयर लाइफ एज़ इट इज़ चेंजेस, इट इज़ अ टेलीग्राम, द एक्ट ऑफ कैचिंग योर लव्ड वन चीटिंग, अलाउइंग अ मॉन्स्टर ऑन बोर्ड द शिप, मीटिंग द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, एटसेट्रा, बिफोर द वर्ल्ड इज़ नो मोर, चेंज इज़ अंडरवे। अब मुन्ना भाई की सारी ज़िंदगी बदल चुकी है। पापा, मम्मी जिनके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा था, जिनके लिए मतलब वो हमेशा वो रहता था कि इनकी नज़र में मुझे ऊपर उठना है, उनकी नज़र से ही वो गिर चुका था। और वो एक डिसीजन लेता है, रात में बैठा होता है और वो एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लेता है जो सर्किट को बताता है, जो सुन के सर्किट को भी यकीन नहीं आता है। वो कहता है कि अब मैं डॉक्टर सही में बनूँगा, जो कि एक मिड एज आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि डॉक्टर बनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत लंबी स्टडीज़ करनी पड़ती है और बहुत मेहनत है उसमें। तो जब ये बोलता है तो सर्किट को पहले यकीन नहीं आता है, फिर उसे लगता है कि भाई मुन्ना भाई कुछ करना चाह रहे हैं, चलो हेल्प करता हूँ, कुछ दिन में तो वापिस ही जाएँगे, अभी इस दिमाग पे फितूर चढ़ा हुआ है। बट मुन्ना उस दिन एक डिसीजन लेता है कि मैं डॉक्टर बन के रहूँगा और ये फ़िल्म का एक ऐसा प्रेमाइस है जिसमें वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलता है और जो ये एक्शन हुआ था इससे पहले अस्थाना का बेइज़्ज़ती करना, वो एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है मुन्ना भाई की लाइफ़ में एक मेजर चेंज लाने के लिए और अब मुन्ना भाई की लाइफ़ चेंज होने वाली है। डिबेट, but change is scary and for a moment or a brief number of moments the main character doubts the journey they must take. Can I face this challenge? Do I have what it takes? Should I go at all? It is a last chance for the hero to chicken out. अब मुन्ना भाई कोशिश करता है कि मैं जाता हूँ, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, डॉक्टर बनने की कोशिश करता हूँ और वो जा ही रहा होता है पर उसको लगता है यार ये मैं कर नहीं पाऊँगा, पर तभी उसे ग्रेसी सिंह मिल जाती है और वो सिर्फ़ ग्रेसी सिंह के लिए वहाँ पे रुक जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हीरो चिकन आउट करता है। ये चीज़ सिर्फ़ इसलिए दिखाई जाती है ताकि हीरो डिटरमाइंड हो सके और ऑडियंस को ये फ़ील हो सके कि हीरो बहुत डिटरमाइंड है अपनी चीज़ करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स नहीं आते और आप थोड़ा-सा डरते नहीं हो, तब तक आप अपनी किसी भी चीज़ को लेके डिटरमाइंड नहीं होते हो। अगर कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से होती जा रही है और आपको मिलती जा रही है, जैसे कि श्रीकांत फ़िल्म में दिखाया था कि राजकुमार राव की प्रॉब्लम बहुत ही ईज़िली सॉल्व होती जा रही थी, तो वो अपने गोल को लेके कभी बहुत डिटरमाइंड नहीं होगा। तो जितनी ऑब्स्टेकल्स आपको मिलेगी, आप उतने ज़्यादा डिटरमाइंड होगे अपने गोल को लेके। और ये डिबेट वाली चीज़ हमने हीरोज़ जर्नी में भी देखी थी, जहाँ पे हीरो एक बार को डिसाइड करता है कि मैं नहीं करूँगा वो चीज़, पर सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ता है और वो एक ऐसे मोमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पे ही कैन नॉट गो बैक। अब वो वापस नहीं जा सकता, अब उसे फ्रंट में ही मूव करना है, अब उसे आगे ही बढ़ना है। या तो कोई कंपल्शन होता है या कोई लालच होता है या कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी जो हीरो को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। वरना जो एक किसी भी इंसान का, किसी भी हीरो का जो एक नॉर्मल माइंडसेट है वो कंफर्ट ज़ोन में जाने का ही है, वो अपने कंफर्ट ज़ोन में है तो उससे कभी निकलेगा नहीं। तो हीरो को कंफर्ट ज़ोन से निकालने के तरीके हम लोग को डिवाइस करने पड़ते हैं एज़ अ राइटर कि वो वहाँ से निकले और एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाए जहाँ से वो वापस ना जा सके। ब्रेक इंटू 2, चूज़िंग एक्ट 2, द मेन कैरेक्टर मेक्स अ चॉइस एंड द जर्नी बिगिन्स। वी लीव द थीसिस वर्ल्ड एंड एंटर द अपसाइड डाउन अपोजिट वर्ल्ड ऑफ एक्ट 2। अब मुन्ना भाई हॉस्पिटल में आ जाता है, अब उसके पास सिर्फ़ एक गोल है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर बनूँगा, पर वो देखता है कि डॉक्टर अस्थाना ही उस इंस्टीट्यूट का डीन है। अब वो वापस जाने की सोचता है, पर वापस जाने की सोच ही रहा होता है कि उसे ग्रेसी सिंह मिल जाती है। अब उसके पास एक रीज़न है कि वहाँ पे वो क्यों रुकना चाहता है और वो फिर वापस रुक जाता है। तो हीरो चिकन आउट करता है, अभी तक सिर्फ़ बातें कर रहा था पर अब चीज़ें रियल होने लगती हैं कि अब उसको एग्ज़ाम देना है, अब उसे एग्ज़ाम के तरीके खोजने हैं, कैसे मोबाइल फ़ोन कान में लगा के मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, कैसे वहाँ के हॉस्टल में रह सकता हूँ, कैसे वहाँ के लोगों से डील कर सकता हूँ। अब उसे एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर करना है और अब उसे इन सब ऑब्स्टेकल्स को भी डील करना है। दिस इज़ व्हेन देयर इज़ अ डिस्कशन अबाउट द थीम, द नगेट ऑफ ट्रुथ। Usually, this discussion is between the main character and the love interest. So the B story is usually called the love story. अब जो मेन स्टोरी है वो मुन्ना भाई और अस्थाना की ही है और उनके बीच में ही द्वंद चल रहा है, वही कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण है। पर
एक बी स्टोरी भी चल रही होती है जो कि लव स्टोरी होती है, जो फ़िल्म को एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, रोमांटिसाइज़िंग इफ़ेक्ट देती है, एक रिलीफ़ देती है, जिसकी वज़ह से फ़िल्म में एक इमोशनल एंगल आता है, क्योंकि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच में इमोशनल एंगल नहीं है। तो हमें इमोशनल एंगल चाहिए जिसकी वज़ह से हम लव स्टोरी डालते हैं जो हमारी आँखों को बहुत ही प्लेज़ेंट लगती है, हमारे माइंड को बहुत प्लेज़ेंट लगती है एंड वी फील वेरी गुड अबाउट इट। तो हम उसको एज़ अ बी स्टोरी यूज़ करते हैं। The Promise of the Premise. This is when Craig Thompson's relationship with Rena blooms, where Indiana Jones tries to beat the Nazis to the Lost Ark. When the detective finds the most clues and dodges the most bullets, this is when the main character explores the new world and the audience is entertained by the premise they have been promised. अब जो हमारा मुन्ना भाई है, जहाँ पे कुछ फिल्मों के रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप देखना चाहो तो गूगल कर सकते हो। बट वो उतनी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगेन यूएस मूवीज़ के हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो इंडियन फ़िल्मों के थ्रू से जानना चाहते हैं चीज़ों को। तो एनीवेज़ अब हमारा जो हीरो है वो अब रियल वर्ल्ड में एंटर कर चुका है और अब वहाँ पे उसके साथ नई-नई चीज़ें हो रही हैं, वो नए-नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। वो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो तो वहाँ पे सिर्फ लड़ने आया था, डॉक्टर की डिग्री लेने आया था क्योंकि उसके माँ-बाप की बुराई हो गई थी। अस्थाना से बदला लेने आया था, पर वहाँ पे वो कुछ मरीज़ों से मिलता है। जो मरीज़ उसकी थिंकिंग बदलना शुरू करते हैं धीमे-धीमे। कुछ ऐसे बच्चे से मिलता है जो सुसाइड करने वाला है, कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो अपनी लाइफ़ से दुखी हैं, कोई ऐसे पेशेंट से मिलता है जो फॉर्म ना भरने की वजह से सिर्फ़ नीचे बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो उसने सोचा नहीं था उसको रास्ते में मिलेंगी, ये चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं और यहाँ से उसके कैरेक्टर में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना शुरू होता है। वो अपने को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। इससे पहले वो लोगों को मारता था, तो वो उनके दुःख-दर्द के बारे में नहीं सोचता था। पर यहाँ पे तो लोग उसके बाद आते हैं जब पिट चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, परेशान होते हैं, किसी कोई बीमारी होती है। वो पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहा है, पर्सनली देख रहा है, सामने से देख रहा है और वो इनका पार्ट बन रहा है। तो उसकी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आने शुरू होते हैं। यही आपका प्रॉमिस ऑफ द प्रोमाइस और यही चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है कि अब ये आदमी के अंदर जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है। मिड पॉइंट डिपेंडेंट ऑन द स्टोरी दिस मोमेंट इज़ व्हेन एवरीथिंग इज़ ग्रेट और एवरीथिंग इज़ ऑफुल। द मेन कैरेक्टर आइदर गेट्स एवरीथिंग दे थिंक दे वांट ग्रेट और डज़न्ट गेट व्हाट दे थिंक दे वांट ऑल awful, but not everything think we want is what we actually need in the end. सब कुछ होने के बाद, हर एक तरीके की लड़ाई करने के बाद, सारे लोगों से भिड़ने के बाद, हीरो को जो चाहिए वो मिलने वाला ही होता है। मुन्ना भाई डॉक्टर बनने ही वाला होता है और जो सारे सवालों के जवाब रटा दिए गए होते हैं, जो पैनल में लोग बैठे हैं, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके आंसरों को राइट बोल रहे हैं और वो डॉक्टर की डिग्री पा जाएगा, पर उससे पहले कुछ उसके साथ होता है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके रास्ते में आते हैं। उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो गलत है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। और वो उस पोस्ट के लिए डिक्लाइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे इसीलिए मैंने आपको शायद शुरुआत में बताया था कि मुझे स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है एंटोन चेखव की जिसमें एक आदमी को 20 साल के लिए कमरे में बंद कर देते हैं। बेट के चक हाँ, द बेट नाम से है एंटोन चेखव की स्टोरी जिसमें एक आदमी को 20 साल के लिए कमरे में बंद कर देते हैं और 20 साल खत्म होने से 1 दिन पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। और अगर 20 साल उसने खत्म कर दिए होते तो उसके दोस्त को उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ते। और वो दोस्त 1 दिन पहले प्लान बना रहा था कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो अगर मैं 1 दिन पहले इसको मार दूँ, तो मेरे पैसे बच जाएँगे। तो 20 साल उस कमरे में वो सिर्फ़ किताबें पढ़ता रहा और 20 साल पूरे होने से 1 दिन पहले वो कमरा छोड़ के चला जाता है और उसका दोस्त रोने लगता है कि मैं क्या गलत करने वाला था अपने दोस्त के साथ, जिसको पैसे का मोह ही खत्म हो चुका है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता उन पैसों से। उसे 20 साल जो उसने किया, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू मस्ट रीड इट। Bad guys close in. Doubt, jealousy, fear, foes, both physical and emotional, regroup to defeat the main character's goal, and the main character's great awful situation disintegrates. अब मुन्ना भाई वहां से चला जाता है। अब मुन्ना भाई को डिग्री नहीं मिली, जिस चीज का हम पूरी फिल्म में इंतजार कर रहे थे वो उसको नहीं मिली। तो अब क्या मिलेगा उसको? किस लिए उसने फाइट की थी? रीजन क्या था? रीजन फादर को खुश करना था। अब जैसे ही मुन्ना भाई वहाँ से निकलता है तो एक हैंडीकैप बंदा होता है जो जिस पे किसी को भरोसा नहीं होता कि वो कभी वापस चल पाएगा, कभी बोल पाएगा, कभी कुछ कर पाएगा, कभी कोई मूवमेंट कर पाएगा। सडनली वो अपने हाथ से व्हीलचेयर को मूव करता है और अस्थाना के अंदर एक मैसिव चेंज आता है। उसे लगता है कि मैं जो भी थ्योरीज़ बता रहा था वो अपनी जगह सही है, पर मुन्ना भी गलत नहीं था। शायद कभी-कभार प्यार से, इमोशन से लोगों के अंदर इमोशंस जागृत हो जाते हैं, जीने की इच्छा जागृत हो जाती है और उसके अंदर भी एक मैसिव चेंज आता है। और उसके बाद ग्रेसी सिंह का एक डायलॉग आता है कि देखिए मुन्ना क्या करके चला गया एंड दिस इज वेयर द विलेन आल्सो रियलाइजेस दैट ही वाज रॉन्ग। बट मुन्ना वापस जाता है, उसके पास कुछ नहीं है। पर जब उसके फादर उससे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं बेटा तू डॉक्टर तो नहीं बन पाया पर तू अच्छा इंसान बन गया, विच वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर हिम, विच वॉज वॉट ही वॉन्टेड टू अटेन एक्चुअली। शुरुआत की पिक्चर का अगर आप पहला सीन देखो तो वो अपने फादर को सिर्फ इसलिए इम्प्रेस कर रहा है, डॉक्टर बन के वो कुछ और भी बन सकता था क्योंकि उसके फादर का सपना था कि वो डॉक्टर बने, वो एक अच्छा इंसान बने।
इसीलिए वो उसी चीज़ का नाटक कर रहा था। उसके लिए अपने फादर का अप्रूवल बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड में वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो डॉक्टर बनने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए था उसके फादर का अप्रूवल, जो उसे एंड में मिल जाता है। ऑल इज़ लॉस्ट, द अपोजिट मूवमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, awful great, the moment that the main character realizes they have lost everything they gained or everything they now have no meaning. The initial goal now looks even more impossible than before and has something or someone dies. It can be physical or emotional, but the death of something old makes way for something new to be born. ये वो सीन है, मैंने एक्चुअली पिछला जो था उसमें काफ़ी लंबा पूरी स्टोरी सुना दी थी। वो एक छोटा-सा चंक था, एक पॉइंट था। अगर आप इसमें देखोगे तो बैड गाइज़ क्लोजिंग यहाँ पे अस्थाना जीतता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मुन्ना को निकाला जा रहा है, पुलिस को बुलाया जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट हिम। ये पता चल गया है कि वो गुंडा है। बेसिकली ये वाला स्टोरी था। मैं बहुत आगे निकल गया था उसमें। एनीवेज़ आपको समझ में आ ही चुका होगा। ऑल इज़ लॉस्ट में ऐसा है, ये वो वाला सीन है जिसमें जिमी शेरगिल की डेथ हो जाती है। जिमी शेरगिल को ये बचा लेता है। इसको लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिमी शेरगिल इसका हाथ पकड़ के बोलता है कि भाई तुम तो भगवान हो, तुमने इतने लोगों को बचाया, तो मुझे भी बचा सकते हो। वो एक मोमेंट होता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि भाई मैं नहीं मदद कर सकता तुम्हारी। अच्छा, मैं ये जो सारी चीज़ें हैं मुन्ना भाई के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये बहुत सारी अलग-अलग फ़िल्मों के पर्सपेक्टिव से इसने लिखा है। मैं आपको मुन्ना भाई के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो जिमी शेरगिल उसको वो रियलाइज़ कराता है कि यार मैं कितना भी हँस लूँ, खेल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इवन नॉट इन माय हैंड। इसको डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं और वो उसके लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है। सो दिस इज़ व्हाट दैट मोमेंट इज़, ऑल इज़ लॉस्ट, दैट अब मैं नहीं कर सकता, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिमी शेरगिल जिसको मैं बचाना चाहता था वो मर चुका है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, द मेन कैरेक्टर हिट्स बॉटम एंड वैल्यूज इट्स होपलेसनेस। जब जिमी शेरगिल मर जाता है, द व्हाई हैज़ नो फॉरसेकन मी लॉर्ड मोमेंट, mourning the loss of what has died, the dream, the goal, the mentor character, the love of your life, etc. But you must fall completely before you can pick yourself back up and try again. मुन्ना भाई टूट जाता है जिमी शेरगिल के बनने से, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है, डॉक्टर नहीं बन पाता है, छोड़ के आ जाता है। अब सर्किल के साथ टहल रहा है। क्योंकि ये एक फ़नी फ़िल्म है, ह्यूमरस फ़िल्म है, तो राजकुमार हिरानी की जो ख़ासियत है वो यही है कि वो जो सीरियस इमोशनल सीन भी हैं, वो बहुत ही फ़नी मैनर में दिखाता है, बहुत ही ह्यूमरस, फ़नी नहीं कहेंगे उसको, ह्यूमरस मैनर में दिखाता है, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगता है। आप इमोशनल होते हो पर आप उसको बहुत ज़्यादा हिट नहीं करता है आपको बहुत ज़्यादा, उस तरह से कि आप उसको देख के इरिटेट होने लगो कि यार इतना ज़्यादा इमोशनल है। आप एन्जॉय करते-करते इमोशनल होते हो, ये ख़ासियत है उसकी। तो एंड में जब वो सर्किट से बात कर रहा होता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, आप गाँव में जाके हल चलाएँगे, बैल चलाएँगे, दिस दैट मोमेंट वेयर ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। Break into 3, choosing act 3, thanks to the fresh idea and new inspiration, last minute thematic advice from the B story. Usually the love interest, the main character chooses to try again. मैं इसमें भी आगे पीछे हो गया थोड़ा-सा। मुन्ना वापस जा रहा होता है, मुन्ना डिसाइड करता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा। आपने एक सीन देखा होगा फ़िल्म में कि मुन्ना वापस जा रहा होता है, मुन्ना डिसाइड करता है कि मैं सीन्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, पर आप समझो बात को, मेन मुद्दे को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सीन आता है फ़िल्म के मिड पॉइंट में, मतलब एक्ट 2 के एंड में, जहाँ पे मुन्ना डिसाइड करता है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और सारा सामान टेम्पो में भर देते हैं, सर्किट-वर्किट सब कुछ भर देता है। सडनली ग्रेसी सिंह आती है और कहती है कि अरे मत जाओ ना, और वो कहता है सामान बाहर निकाल। सामान बाहर निकलता है और जाके अपना दिमाग सिर जो है वॉल पे मारता है, इधर-उधर मारता है और जाके वापस एडमिट हो जाता है। So that is the moment when he was trying to run away, but again gets back to the story. This time around, the main character incorporates the theme, the nugget of truth that now makes sense to them into their fight for the goal because they have experience from the A story and context from the B story. Act 3 is about synthesis. तो फिनाले आ चुका है जहाँ पे जितना भी उसने सीखा है, जितने मरीजों से सीखा है, जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है और आगे मूव करता है, जो मैं पहले आपको थोड़ा पहले बता चुका हूँ। अब देखो इसमें आप जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट इसने बताए हैं, ये सारे मुन्ना भाई में इनकॉर्पोरेटेड हैं, पर आगे पीछे करके इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो क्या है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि 15 पॉइंट्स हैं, ये 21 पॉइंट्स हैं, ये 11 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, 31 पॉइंट्स है। बस ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उसी लीनियर स्ट्रक्चर में ही रखो। क्यों? क्योंकि अगर आप हमेशा उस लीनियर स्ट्रक्चर में ही रखोगे, तो ऑडियंस समझ जाएगी कि भाई ये पिक्चर उस पिक्चर की कॉपी है। तो आप उस स्ट्रक्चर से खेल सकते हो। जैसे अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स खेलते हैं कि एक्ट 3 को पहले ले आएँगे, उसका कोई सीन पहले दिखा देंगे, फिर एक्ट 1 में आएँगे, फिर एक्ट 2 में आएँगे, फिर इधर-उधर शफलिंग करेंगे। बिकॉज़ ऑडियंस अब पैटर्न समझ चुकी है कि शुरुआत में एस्टैब्लिशमेंट होगा, बीच में ऐसे चीज़ें होंगी, एंड में जाके क्लाइमैक्स होगा, तो क्लाइमैक्स कई बार पहले दिखा देते हैं। वो सरप्राइज़ करने का एलिमेंट है। बेसिकली आपको ऑडियंस को सरप्राइज़ करना है और देयर आर नॉट मैनी एलिमेंट्स लेफ्ट फॉर ऑडियंस टू गेट सरप्राइज्ड बिकॉज़ 100 साल से ऑडियंस सिनेमा देख रही है। उन्होंने इतना सिनेमा देख लिया दैट दे आर यूज्ड टू ऑफ एवरी टैक्टिक्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स। उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाते हैं। डेटा के बेसिस पे तो प्रेडिक्शन होता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी जो फ़िल्म गोअर्स हैं, वो उन्होंने इतना फ़िल्में देखी हुई हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि डायरेक्टर ये करने वाला है। अगर डायरेक्टर इस लूप होल को फिगर आउट कर ले कि जिन सिनेमा गोअर्स ने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं, उनको भी सरप्राइज़ कर दे, ही हैज़ हिट द जैकपॉट।
वही सबसे डिफिकल्ट काम है एक राइटर के लिए कि ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना जिसको ऑडियंस समझ ना पाए कि आगे क्या होने वाला है और वो सरप्राइज हो जाए। फाइनल इमेज अपोजिट ऑफ ओपनिंग इमेज प्रूविंग यूजुअली दैट अ चेंज इज ऑकर्ड विद इन द कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, मुन्ना भाई एक शादीशुदा आदमी बन गया है, उसके बच्चे हो गए हैं, सर्किट के बच्चे हो गए हैं, अस्थाना और सुनील दत्त वापस दोस्त बन गए हैं, तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जिस जगह से हम लोग चले थे हम उसके अपोजिट जगह पे पहुंच जाते हैं। फिल्म में मैसिव कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, मैसिव सिचुएशनल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और फिल्म एक हैप्पी नोट पे एंड होती है। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के डाल सकते हो। पेज वाइज समरी दी है बीट शीट की ब्लेक स्नाइडर ने। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से यूज़ करो इसको, करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ़ जान लेना ज़रूरी है। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करूँगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज़ ना करें। आप सिर्फ़ पॉइंट समझ लें कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि आप अपनी फ़िल्म को और इंटरेस्टिंग बना सकें। अगर आपकी फ़िल्म ड्रैग हो रही है, तो आप वहाँ पे कैसे कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं। अब आप कोई फ़नी कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक कैरेक्टर को 2 जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेंटर और फ़नी कैरेक्टर को दोनों को सर्किट ने निभाया है। एक टाइम था जब हर फ़िल्म में कॉमेडियन हुआ करता था। जॉनी लीवर से पहले महमूद का वो टाइम था, फिर अमिताभ बच्चन आ गया, अमिताभ बच्चन ने लीड हीरो और कॉमेडियन दोनों का काम करना शुरू कर दिया, तो कॉमेडियंस खत्म ही हो गए थे मार्केट से। फिर वापस एक दौर आया जब एक्टर्स उतने कैपेबल नहीं थे अमिताभ बच्चन जितने, तो वापस कॉमेडियंस का दौर आया। तो इस तरह के दौर आते रहे। पर आप बहुत सारी चीज़ों को अगर साहब आप रूल्स समझते हो, तो आप इन सबको एमैलगमेट कर सकते हो एक-दूसरे के साथ, ट्रांसफ़र कर सकते हो, आगे-पीछे कर सकते हो, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से उसको यूज़ करो। सिर्फ़ ये समझ लो कि ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आते हैं।